हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेस टू परीक्षा। आज हम लोग जो है एम लक्ष्मीकांत के जो हम इंडियन पॉलिटी का सीरीज़ चला रहे हैं उसमें सिटीजनशिप को जो है पूरे डिटेल वे में, कम्प्रिहेंसिव वे में इसको डील करेंगे एग्ज़ाम ओरिएंटेड वे में, ताकि जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट है उस सब को ईजी भाषा में हम डिस्कस करते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। इसमें जो है आप अगर किसी भी लैंग्वेज से बाइलिंगुअल एक तरह से होगा, मतलब जो भी हम डॉक्यूमेंट पीडीएफ है या फिर इसका बुक जो यूज़ कर रहे हैं वो इंग्लिश मीडियम का है, पर जो भी हम समझाएंगे वो आसानी भाषा में हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा, जो कि किसी भी मीडियम से आप पढ़ रहे हो तो आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और आपका स्वागत है रेस टू परीक्षा में। ठीक है, चलिए सिटीजनशिप को देखते हैं। जैसे कि कहा गया है कि लाइक एनी अदर मॉडर्न स्टेट, जैसे कि आज के जो जितने भी मॉडर्न स्टेट है उसके तरह इंडिया के पास जो है दो तरह के लोग रहते हैं। इंडिया है टू काइंड्स ऑफ पीपुल, एक है सिटीजन्स और एक है एलियंस। ठीक है, सिटीजन्स वो है, सिटीजन्स आर फुल मेंबर ऑफ द इंडियन स्टेट, ओ एलिजियंस टू इट, मतलब उसके यहाँ के प्रति जो है क्या कहते हैं, एलिजियंस होते हैं, मतलब कि एक फेथ एक तरह से। एंड दे इंजॉयड ऑल सिविल और पॉलिटिकल राइट्स, और वो जितने भी सिविल और पॉलिटिकल राइट्स है उसको इंजॉय करते हैं। जबकि एलियंस जो होते हैं वो सिटीजन्स ऑफ दूसरे स्टेट होते हैं, इसलिए वो कोई भी सिविल और पॉलिटिकल राइट्स इंजॉय नहीं करते हैं। अब बात करते हैं कि एलियंस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है फ्रेंडली एलियंस और एक होता है एनिमी एलियंस। फ्रेंडली एलियंस उसको कहते हैं जिसको इंडिया के साथ जो है कोर्डियल रिलेशन है। ठीक है, और एनिमी एलियन उसको कहते हैं जिसका जो है इंडिया के साथ जो है वार चल रहा हो, मतलब कि युद्ध की स्थिति बनी हुई है उस देश के साथ, तो वो एनिमी एलियंस हो गए। एनिमी एलियंस के पास जो है वो फ्रेंडली एलियंस से भी कम जो है राइट्स दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि दे डू नॉट इंजॉय प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन, जो कि आर्टिकल 22 जब हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट, तो उसमें हम हर तरह के आर्टिकल को जो है वो जो है कम्प्रिहेंसिव वे में डील करेंगे। तो 22 जो है वो बताता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, मतलब अरेस्ट के अगेंस्ट में आपको प्रोटेक्ट करना, वो फंडामेंटल राइट में, और डिटेंशन ये जो है फंडामेंटल राइट का पार्ट है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर फॉलोइंग राइट्स एंड प्रिविलेज टू द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड डिनाइज द सेम टू एलियंस, मतलब कि कुछ ऐसे राइट्स है जो केवल सिटीजन्स ऑफ इंडिया को दिए गए हैं हमारे संविधान के अनुसार, और एलियन जो भी सिटीजन्स हैं उनको नहीं दिए गए हैं। जैसे कि आर्टिकल 15 आप जब देखेंगे फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी में, कि राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, कि आपका जो है किसी भी ग्राउंड, या तो रिलीजन हो, किसी रेस से हो, कास्ट हो, सेक्स हो या प्लेस ऑफ बर्थ, इसके बेस पे जो है कहीं पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, मतलब कि भेदभाव नहीं होगा। दूसरा है आर्टिकल 16, आपका जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, मतलब कि पब्लिक सेक्टर में जो जॉब की बात है, उसके लिए आपको जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी का अधिकार दिया जाएगा, और यह जो है केवल सिटीजन्स ऑफ इंडिया को ही ये राइट्स दिए गए हैं। अगला है आर्टिकल 19, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन, मतलब कि आपको बोलने, आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने का राइट, आज़ादी, असेंबली कहीं पे भी आप असेंबल हो सकते हैं उसका राइट, एसोसिएशन मतलब एक दूसरे के, मतलब कि कई लोगों का जो है ग्रुप, मूवमेंट आप कहीं पे भी इंडियन टेरिटरी में मूवमेंट कर रहे हैं, रेसिडेंस किसी भी जो है मतलब कि एरिया में आप रह रहे हैं, या फिर आपका जो भी प्रोफेशन है, इस सब में जो है आपको आज़ादी का अधिकार जो है आर्टिकल 19 के तहत दिया गया है। अगर आर्टिकल 29 और 30 की बात करें तो कल्चरल और एजुकेशन राइट्स है। ठीक है, इसके लिए हैं। अगला है लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है राइट का इलेक्शन जब होता है तो वोटिंग राइट जो है वो केवल सिटीजन्स ऑफ इंडिया को ही दिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, जैसे कि अगर आप
आपको किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर हो या फिर में पार्लियामेंट के मेंबरशिप का अगर इलेक्शन के लिए आपको चुनाव लड़ना है तो उसके लिए आपका सिटीजन ऑफ इंडिया होना ज़रूरी है। ये एलियन मेंबर्स को सिटीजन्स को नहीं दिए जाते हैं, राइट। उसके बाद एलिजिबिलिटी टू होल्ड पब्लिक ऑफिस के लिए भी आपको होल्ड करने के लिए एलिजिबिलिटी है कि आप सिटीजन्स ऑफ इंडिया हो, जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं ना, कि सिटीजन्स ऑफ इंडिया हो, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हो गए, गवर्नर ऑफ स्टेट की बात करें, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करें या एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की बात करें, तो ये सब के लिए जो है सिटीजन्स ऑफ इंडिया होना नेसेसरी है, मतलब ज़रूरी है। Along the above right, the citizens also owe certain duties towards the state। इसके अलावा जो है सिटीजन्स ऑफ इंडिया का जो है स्टेट्स के प्रति भी जो है कुछ दायित्व होते हैं, जैसे कि टैक्स पे करना, नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना, नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना, हमारे कंट्री को डिफेंड करना। ये इस तरह के जो होते हैं एक सिटीजन्स का एक दायित्व है देश के प्रति, मतलब एक ड्यूटी है। इन इंडिया बोथ सिटीजन्स बाय बर्थ एज वेल एज नेचुरलाइज्ड सिटीजन, मतलब कि हम आगे पढ़ेंगे कि सिटीजनशिप जो है एक्वायर करने के कितने तरीके हैं। बाय बर्थ होते हैं, बाय नेचुरलाइजेशन होते हैं, बाय जो है रजिस्ट्रेशन होते हैं, तो इस तरह के है। उसके बारे में बताया है कि जो भी सिटीजन या तो नेचुरलाइज्ड वे में सिटीजन बना है या फिर बाय बर्थ वो सिटीजन है, तो जो है प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए एलिजिबल है। बट अगर यही बात करें, ये तो इंडिया की हो गई, अगर यही बात करें मैं यूएस या अमेरिका की, जहाँ पे जो है ओनली सिटीजन बाय बर्थ ही जो है वो एलिजिबल है ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट के लिए, मतलब जो जन्म से ही सिटीजन्स है यूएसए के वही एलिजिबल है सिटीजन्स ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के लिए जो ऑफिस है तो उसके लिए वो एलिजिबल है। वहाँ पे नेचुरलाइज्ड जो सिटीजन्स है उनको ये जो है ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट जो है उनके लिए नहीं होंगे, ठीक है, वो उनके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है फेडरल, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो बताता है कि यहाँ जो है फेडरल क्या कहते हैं फेडरल इन नेचर है। तो इसके लिए जो है जैसे कि यहाँ पे डुअल पॉलिटी है, एक तो सेंटर का अलग है, स्टेट का अलग है, मतलब वहाँ के कानून जो है उस एक ऐसा है कि जो सेंटर जो है ओवरऑल पूरे कंट्री का कानून बना सकता है, पर सेंटर के स्टेट के पास होते हैं जो विदिन जो स्टेट लिस्ट में मेंशन है उस पर जो है कानून जो है स्टेट अपने एंड पे स्टेट लेजिस्लेचर जो है बना सकते हैं। इंडिया में जो सिटीजनशिप है वो दिया गया है सिंगल सिटीजनशिप, जैसे कि अगर आप सिटीजन्स है तो आप केवल कहिएगा कि आप इंडियन सिटीजन है, ये नहीं कि आप एक जैसे आप बिहार से बिलोंग कर रहे थे आप बिहार के सिटीजन्स हैं और फिर इंडिया के सिटीजन्स है, या फिर आप यूपी के सिटीजन हैं और इंडिया के सिटीजन। जैसे कि अमेरिका में बात करें तो होता है कि आप एक टाइम में मैक्सिको के भी होते हैं और इन द सेम टाइम आप यूएसए के होते हैं। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं वहाँ पे आपको डुअल सिटीजनशिप होते हैं। तो अमेरिका में जो होता है वो उन्होंने जो सिस्टम अडॉप्ट किया वो डुअल सिटीजनशिप किया है, ठीक है। अब अगर आगे बात करें कि इन इंडिया ऑल सिटीजन्स जो है इरिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट बॉर्न, और चाहे वो जो है किसी भी स्टेट से बिलोंग करे, इन हुईज दे जहाँ पे उनका जन्म हुआ या वहाँ पे रह रहे हैं, इंजॉय द सेम पॉलिटिकल और सिविल राइट्स ऑफ द सिटीजन ऑल ओवर द कंट्री और नो डिस्क्रिमिनेशन। जैसे कि इंडिया के जितने भी सिटीजन्स हैं चाहे वो किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, चाहे उनका जन्म जो है कहीं पे हुआ है कहीं रह रहे हैं, वो जो है सेम पॉलिटिकल राइट्स और सिविल राइट्स, मतलब कि राजनीतिक अधिकार और जो सिविल राइट्स है आपका वो अधिकार जो है वो सब जगह जो है उनको सेम इंजॉय करेंगे, उनको कहीं पे भी किसी तरह का भेदभाव नहीं का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। पार्लियामेंट जो है अंडर आर्टिकल 16 कैन प्रेस्क्राइब रेसिडेंस विद इन ए स्टेट और यूनियन टेरिटरी एज अ कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट्स इन दैट स्टेट और यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटी विद इन दैट स्टेट और यूनियन टेरिटरी। मतलब कि द पार्लियामेंट जो है आर्टिकल 16 के तहत ये प्रेस्क्राइब कर सकता है
कि रेसिडेंस विद इन अ स्टेट और यूनियन टेरेटरी, अगर कोई भी ऐसा रेसिडेंस है जो किसी स्टेट या किसी यूनियन टेरेटरी के अंतर्गत है, एज अ कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट, जो किसी एम्प्लॉयमेंट या अपॉइंटमेंट के किसी खास कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है, इन दैट स्टेट और यूनियन टेरेटरी और लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटी विद इन दैट स्टेट, मतलब कि उसे जो है किसी भी स्टेट या यूनियन टेरेटरी से रेसिडेंस हो, उसको जो है एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट जो है पार्लियामेंट जो है उसको प्रेस्क्राइब कर सकता है। ठीक है। आगे है कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 15, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो है आर्टिकल 15 के तहत ये प्रोहिबिट्स करता है, मतलब मनाही करता है कि किसी भी सिटीजन को रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ पे जो है किसी इंडिया में कहीं पे भी भेदभाव का सामना ना करना पड़े, इवन नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ रेसिडेंस। ठीक है, ना ही उसके रेसिडेंस के ग्राउंड पे भी। ये 15 में मेंशन है। ये सब जो है फंडामेंटल राइट का पार्ट है। जब हम फंडामेंटल राइट इसके आगे जब हम देखेंगे तो उसमें इसको डिटेल पे में कवर करेंगे। अगला है आर्टिकल 19 में एक है कि आपको जो है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट दिया गया है, तो और रेसिडेंस, तो इंडियन सिटीजन को जो है ये राइट जो है वो इंजॉय करते हैं कि इंडिया में भी कहीं पे भी वो घूम सकते हैं, कहीं पे भी वो रह सकते हैं। 2019 तक की अगर बात करें तो कि 2019 तक द लेजिस्लेचर ऑफ द अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज एम्पावर्ड टू डिफाइन द पावर कन्फर एनी स्पेशल राइट एंड प्रिविलेज ऑन सच। 2019 से पहले जो है जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस का दर्जा था। ठीक है, ये किस में मेंशन था? तो आर्टिकल 370 में। 2019 में जो है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पे जो है ऑन प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आर्टिकल 370 को रिवोक कर दिया गया, मतलब ख़त्म कर दिया गया। जो भी पहले के जो कानून थे वो सब ख़त्म कर दिया गया। इसके बाद जो है जम्मू एंड कश्मीर को दो यूनियन टेरेटरी में बांट दिया गया, एक है लद्दाख और दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर। तो अब इसके बाद जो है यहाँ पे जो है जैसे पूरे इंडिया में जिस तरह का कानून लगता है सेम उसी टाइप का जो है, सेम उसी तरह का कानून वहाँ पे भी लागू है। ठीक है, यही है। आगे हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो सिटीजनशिप का जो बारे में जो चर्चा की गई है वो आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 में मेंशन है, वो पार्ट 2 के अंतर्गत आते हैं। मतलब सिटीजनशिप जो है पार्ट 2 में मेंशन है और आर्टिकल 5 टू 11 में। हालांकि इसमें ये कहीं इट कंटेंस नीदर अ परमानेंट नॉर एनी एलेबोरेट प्रोविज़न, यहाँ पे कहीं पे भी परमानेंट और कहीं पे भी इलेबोरेट जो है प्रोविज़न इसमें मेंशन नहीं है। ये सारा जो एम्पावर किया गया पार्लियामेंट के तहत, वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वो किसको एम्पावर किया गया है सिटीजनशिप पे जो है लॉ बनाने का, चाहे वो जो है मतलब सिटीजनशिप एक्वायर कर रहा हो या सिटीजनशिप जो है उसका ख़त्म हो रहा है, इस सब के लिए जो कानून बनाने का जो अधिकार है वो आपको दिया गया है पार्लियामेंट को। तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो सिटीजनशिप के मैटर में वो लॉ बना सकता है, केवल पार्लियामेंट को ये पावर है। अब है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 4 कैटेगरी ऑफ पर्सन बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया एट इट्स कमेंसमेंट। जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस समय जो है 4 कैटेगरी के लोग जो हैं वो इंडियन के सिटीजन्स माने गए। पहला है ए पर्सन हु हैड हिज और हर डोमिसाइल इंडिया, जबकि उसका जो डोमिसाइल हो वो इंडिया में हो, एंड आल्सो फुलफिल एनी ऑफ द 3 कंडीशन, और उसके अलावा वो और भी 3 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन जो है फुलफिल कर रहा हो, या तो ही और सी वाज बोर्न इन इंडिया, जब उसका जन्म जो है इंडिया में हुआ हो, और ईदर ऑफ हिज और पेरेंट्स वाज बोर्न इन इंडिया,
या तो उसके पेरेंट जो है, कोई भी पेरेंट जो है इंडिया में उनका जन्म हुआ हो, और इफ़ ही और सी इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 5 ईयर्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट। मतलब कि अगर बात करें कि एक तो है कि इंडिया का डोमिसाइल हो, दूसरा जो है 3 कंडीशन है, उसमें से जो है उसको 2 कंडीशन जो है वो फुलफिल करना हो, ठीक है। और वो 3 कंडीशन क्या है, तो 3 कंडीशन है कि या तो उसका जन्म इंडिया में हुआ हो, या फिर उसके ईदर ऑफ द पेरेंट्स, मतलब उसके माता पिता में से कोई भी जिनका जन्म इंडिया में हुआ हो, या फिर वो जो है जब हमारा संविधान लागू हुआ उससे जो है इमीडिएटली 5 साल पहले से वो इंडिया में एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट की तरह जो है वो रह रहा हो। तो इन सारे केस में जो है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन उसे जो है इंडिया का सिटीजन माना जाएगा। ठीक है। अगला है ए पर्सन हु इज़ माइग्रेटेड टू इंडिया, एक पर्सन जो पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट कर गया, मतलब चला आया, एंड बिकेम इंडियन सिटीजन्स, और इंडियन सिटीजन्स जो है इंडिया का जो है नागरिक बन गया। इफ़ ही और सी और ईदर ऑफ देयर पेरेंट्स और एनी ऑफ देयर ग्रैंड पेरेंट्स वॉज बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया एंड ऑल्सो फुलफिल एनी वन ऑफ द 2 कंडीशन। मतलब कि अगर कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान से अगर इंडिया माइग्रेट कर रहा है तो वो इंडियन सिटीजन बन सकता है यदि वह या उसके कोई भी पेरेंट्स या उसके कोई भी ग्रैंड पेरेंट्स जो है अनडिवाइडेड इंडिया में उनका जन्म हुआ हो, और वो जो है किसी 2 कंडीशन में से एक कंडीशन को फुलफिल कर रहा हो। अब 2 कंडीशन क्या है, तो इन केस ही माइग्रेटेड टू इंडिया बिफोर 9, ये डेट याद रखिएगा, 19 जुलाई 1948। अगर वह इंडिया को माइग्रेट हुआ 19 जुलाई 1948 से पहले, तब उसे जो है वो इन केस ही माइग्रेटेड टू इंडिया 19 जुलाई 1948, ये डेट याद है क्या, उससे पहले जो इंडिया में वो माइग्रेट कर गया। ही और सी हैड बीन ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया सिंस द डेट ऑफ हिज माइग्रेशन, और जब से वो माइग्रेट हुआ तब से जो है वो इंडिया का ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन के रहा। ठीक है। और दूसरा केस है कि इन केस ही और सी माइग्रेटेड टू इंडिया ऑन और आफ्टर 19 जुलाई 1948, मतलब कि एक केस है तो कि 19 जुलाई 1948 से पहले वो माइग्रेट हो गया हो, और वो इंडिया में जब से माइग्रेट हुआ है तब से जो है वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट के तौर पे इंडिया में रह रहा हो। दूसरा केस है कि यदि वह जो है इंडिया में माइग्रेट किया 19 जुलाई या 19 जुलाई 1948 के बाद, तो ही हैड बीन रजिस्टर्ड एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, तो उसे जो है सिटीजन ऑफ इंडिया का जो है पंजीकरण जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा। बट ए पर्सन कुड बी सो रजिस्टर्ड ओनली, एक पर्सन जो है रजिस्ट्रेशन तभी कर सकता है इफ़ ही हैड बीन रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 6 मंथ प्रेसिडिंग द डेट ऑफ हिज और हर एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के केस के लिए एक कंडीशन है कि उसे जो है रजिस्ट्रेशन का जो एप्लीकेशन जब फिल करके वो सबमिट करेगा उससे 6 महीने पहले से जो है वो इंडिया का ऑर्डिनरी रेसिडेंट रहा हो। तो इसमें जो है 2-3 पॉइंट आपको ध्यान में रखिएगा माइंड मैप के तरीके, कि आपको डेट होना चाहिए एक 19 जुलाई 1948, एक तो है कि इससे पहले हो, एक कंडीशन इसके बिफोर है कि इससे पहले है तो या तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स ये सब जो है इंडिया जो है अनडिवाइडेड इंडिया में उनका जन्म हुआ हो, और उसके बाद जो है वो जो है 19 जुलाई 1948 के पहले जो है इंडिया में माइग्रेट कर गया हो, और वहाँ पे जब से वो माइग्रेट कर रहा हो तब से वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट इंडिया में रहा हो। तो ये तो बिफोर का हो गया। एक है इसके आफ्टर का, कि अगर वह इसके बाद गया हो तो इसके बाद वह जो है किसके तहत जो है तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा उसको, रजिस्ट्रेशन के थ्रू जो है वह इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर कर सकता है, मतलब प्राप्त कर सकता है। उस केस में जो रजिस्ट्रेशन वो करेगा तो उसके प्रीसीडिंग में जो 6 महीने हैं वो 6 महीने में जो है इंडिया में वो एज अ ऑर्डिनरी रेसिडेंट वो
होना चाहिए। तो ये इसका मेन यही पॉइंट है, ठीक है। अगला केस है तीसरा कंडीशन कि अगर कोई भी आदमी, ए पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया, एक तो कंडीशन था कि पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट किया हो, आया हो। एक कंडीशन यह है कि यह जो है पाकिस्तान से जो है इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट कर गया हो, क्या उसके बावजूद भी वो इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर कर सकता है? तो जवाब है हाँ। तो उसके केस में कंडीशन है कि अगर वह इंडिया से पाकिस्तान चला गया हो आफ्टर 1 मार्च 1947, 1 मार्च 1947 के बाद जो है वह इंडिया से पाकिस्तान चला गया, बट लेटर रिटर्न टू इंडिया फॉर रीसेटलमेंट कुड बिकम इंडियन, लेकिन बाद में जो है वो इंडिया में वापस आ गया, ठीक है, तो जो है इंडियन सिटीजन बन सकता है। उसके लिए he or she had to be resident in India for 6 months preceding the date of his or her application for registration। इस केस में क्या है कि आपको एक डेट याद रखना है, वो डेट है आपका क्या, फर्स्ट मार्च 1947। ये 1 मार्च 1947 से के बाद जो है अगर इंडिया से पाकिस्तान चला गया, ठीक है, आफ्टर फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान चला गया और फिर बाद में जो है लेटर वो रिटर्न हो जाता है इंडिया के, लेटर वो इंडिया में फिर से वापस आ जाता है और तब वो जो है इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर करना चाहता है, तो उसके लिए जो है उसको थ्रू रजिस्ट्रेशन उसको इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर करना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन के लिए कंडीशन है कि उसको जो है जब से रजिस्ट्रेशन वो सबमिट करेगा उसके इमीडिएटली जो 6 महीने जो है उसको ऑर्डिनरी रेसिडेंट के तौर पे इंडिया में रहना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका जब इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट किए 1 मार्च 1947 के बाद, ठीक है। आगे देखते हैं, ए पर्सन हु और एनी ऑफ हुज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स वाज बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया बट हु इज ऑर्डिनरी रेसाइडिंग आउटसाइड इंडिया शैल बिकम एन इंडियन सिटीजनशिप। हाँ, ये केस है कि अगर कोई भी आदमी है, उनके पेरेंट्स या उनके ग्रैंड पेरेंट्स जो है अनडिवाइडेड इंडिया में उनका जन्म हुआ हो, बट वो जो है आम तौर पे जो है आउटसाइड इंडिया जो है रहते हैं, तो उस केस में वो इंडियन सिटीजनशिप जो है वो एक्वायर कर सकते हैं, मतलब इंडिया का सिटीजन बन सकते हैं अगर इफ़ ही और सी हैज़ बीन रजिस्टर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय द डिप्लोमेटिक एंड कंसुलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन द कंट्री ऑफ हिज और रेसिडेंस। वो जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे जो इंडिया का डिप्लोमेटिक और कंसुलर रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ पे जो है वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। वो जो है रेसिडेंस वेदर बिफोर और आफ्टर कंसमेंट, मतलब यही है कि अगर वो उनके ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट जो है अनडिवाइडेड इंडिया में उनका जन्म हुआ हो, लेकिन वो आउटसाइड इंडिया जो है आम जो है ऑर्डिनरी रेसिडेंट के तरह से जो रह रहे हैं, तो उस केस में जो है वो आदमी जो है जहाँ पे वो रह रहा है वहाँ के जो इंडियन का डिप्लोमेटिक और कंसुलर रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ पे के थ्रू जो है वो रजिस्ट्रेशन करके इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर कर सकता है। ये सारे के बाद जो है यह है कि जो 4 तरह के कौन कौन हुए, तो एक तो पर्सन डोमिसाइल्ड इन इंडिया, दूसरा पर्सन माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, तीसरा पर्सन माइग्रेटेड टू पाकिस्तान बट लेटर रिटर्न, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, ठीक है। अब है द अदर कॉन्स्टिट्यूशनल सिटीजनशिप के रिस्पेक्ट में जो अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि नो पर्सन शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया और बी डीम्ड टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया इफ़ ही हैज़ वॉलंटरी एक्वायर द, अगर कोई भी आदमी, कोई भी इंडियन नागरिक, भारतीय नागरिक अगर जो है किसी दूसरे कंट्री का अगर वो सिटीजनशिप एक्वायर करता है तो उसे जो है ऑटोमेटिक जो है इंडिया का सिटीजनशिप ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इंडिया में जो है डुअल सिटीजनशिप का जो है कंसेप्ट नहीं है। आप अगर सिटीजनशिप इंडिया का है तो आप कहीं के भी किसी भी देश के सिटीजनशिप नहीं हो सकते हैं, ठीक है। आगे है एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया शैल कंटिन्यू टू बी सच सिटीजन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट।
प्रत्येक लोग जो है वह इंडिया का सिटीजनशिप है, जैसा कि कानून जो है पार्लियामेंट द्वारा जिस तरह के प्रोविज़न बनाया जाएगा तो वो इंडिया का सिटीजनशिप जैसे हैं वैसे रहेंगे। पार्लियामेंट शैल हैव द पावर टू मेक एनी प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजन। पार्लियामेंट के पास जो है सिटीजनशिप के एक्विजिशन मतलब प्राप्त करने और टर्मिनेशन मतलब ख़त्म करने के जो सारे जो कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसके पास है, पावर है, वो पार्लियामेंट के पास है। उसके बाद आता है सिटीजनशिप एक्ट 1955। सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो है वो जो है बताता है किसके बारे में, एक्विजिशन और लॉस ऑफ सिटीजनशिप। जब हमारा संविधान का कमेंसमेंट हुआ 26 जनवरी 1950, उसके बाद जो है सिटीजनशिप के एक्विजिशन और लॉस के बारे में जो है इस एक्ट में बताया गया है। ठीक है, सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। अब है एक्विजिशन। पहला जो है हम देखते हैं कि किस किस तरीके से जो है हम सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं। तो पहला है जैसे कि बाय बर्थ कर सकते हैं, बाय डिसेंट कर सकते हैं, बाय रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बाय नेचुरलाइजेशन कर सकते हैं, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ जो है टेरिटरी कर सकते हैं। तो बाय बर्थ के केस में देखते हैं कि बाय बर्थ पहला है बाय बर्थ। ठीक है, कि ए पर्सन बॉर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950 बट बिफोर 1 जुलाई 1987 इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनलिटी ऑफ हिज पेरेंट्स। अगर कोई भी आदमी जिसका जन्म जो है 26 जनवरी 1950, डेट याद रखिएगा, जिसका जन्म जो है 26 जनवरी 1950 के बाद और 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ हो, तो जो है बाय बर्थ जो है इंडियन सिटीजन जो है वो कहलाएगा, इरिस्पेक्टिव कि उसके माता पिता कहाँ से बिलोंग करते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब कि वो किसी भी नेशनलिटी के हो, अगर उसका 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 के बीच में इंडिया में जन्म हुआ है तो वो बाय बर्थ इंडियन सिटीजनशिप उसको दर्जा मिलेगा। ए पर्सन बोर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 1987। अगर हम बात करें कि अगर किसी आदमी का जन्म 1 जुलाई 1987 के बाद हुआ और 3 दिसंबर 2004 के पहले हुआ तो उसको इंडियन सिटीजन माना जाएगा ओनली इफ ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज। यदि उसके किसी एक पेरेंट्स जो है कोई पेरेंट्स में से कोई एक जो है वो उसके बर्थ के टाइम में इंडियन सिटीजन होने चाहिए। फर्दर अगर किसी का जन्म जो है 3 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है आर कंसिडर्ड एज द सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली, उसे भी सिटीजन ऑफ इंडिया माना जाए ओनली इफ बोथ ऑफ देयर पेरेंट्स, अगर उनके जो दोनों पेरेंट्स हैं वो इंडिया का सिटीजन हो, या वन ऑफ हुज पेरेंट्स इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड अदर इज नॉट एन इलीगल माइग्रेंट। या तो उसके दोनों माता पिता इंडियन का नागरिक हो, भारतीय नागरिक हो, या फिर उनमें से एक जो है भारतीय नागरिक हो, अदर जो है उसके बर्थ के टाइम में इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। चिल्ड्रेन ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट्स पोस्टेड इन इंडिया और एनिमी एलियंस कैन नॉट एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप बाय बर्थ। अगर जैसे कि कोई भी फॉरेन डिप्लोमेट है जो कि इंडिया में पोस्टेड है, मतलब किसी दूसरे कंट्री का, या फिर एनिमी एलियंस जिसके साथ हम जो है युद्ध की स्थिति में हमारा मतलब है, जैसे कि पाकिस्तान पड़ोसी, तो उसके साथ जो है वो जो है बाय बर्थ जो है भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकता है। तो बाय बर्थ को अगर हम समअप करें तो इसको हम जो है 2-3 चीज़ें हैं जो माइंड में इसको हम देखेंगे। एक तो डेट है, एक तो है कि अगर 26 जनवरी 1950 से लेके 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच में अगर जन्म हुआ है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक इंडिया का सिटीजन होगा, उसके माता पिता कहीं पे भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक तो एक डेट हो गया। अगर हम बात करें 1 जुलाई तक की अगर हम डिस्कस कर लिए तो फिर अगला डेट है जैसे 1 जुलाई 1987 से लेके 3 दिसंबर 2004
कितना है 4 तक, ठीक है। यहाँ से यहाँ के बीच में अगर जन्म हुआ है तो उस इसमें तो है जो है सिटीजन हो सकते हैं, सिटीजन हो सकते हैं। पेरेंट्स का जो है इसमें ज़रूरी नहीं कि इंडिया का सिटीजन हो या नहीं हो, नेसेसरी नहीं है। इस केस में क्या है कि उसके जो है 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 के बीच में हो तो उसके ईदर ऑफ द पेरेंट्स जो है, ईदर पेरेंट्स जो है वो इंडियन सिटीजन्स होने चाहिए उसके बर्थ के टाइम में, ठीक है। तो ये 2 कंडीशन हो गए। तीसरा हो गया कि अगर उसका जो है जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद होता है तो इस केस में क्या होगा कि या तो उसके दोनों बोथ सिटीजन जो है, बोथ पेरेंट्स वो इंडियन सिटीजन हो, ठीक है, या फिर और ईदर पेरेंट्स जो है वो इंडिया का सिटीजन हो, ईदर पेरेंट्स, और दूसरा जो है वो इलीगल नहीं हो, माइग्रेंट, इलीगल माइग्रेंट नहीं हो, और एलियन, एनिमी एलियन नहीं हो, ठीक है, एनिमी एलियंस नहीं हो। तो ये 3 कंडीशन है जिसके तहत जो है आपको बाय बर्थ जो है इंडियन सिटीजनशिप मिल सकता है। क्या क्या हुआ? 26 जनवरी से 1987, इरिस्पेक्टिव ऑफ उसके माता पिता कहाँ के डजेंट मैटर, वो बाय बर्थ जो है इंडियन सिटीजनशिप इंडियन सिटीजन कहलाएगा। दूसरा 1 जुलाई 1987 से लेकर 3 दिसंबर 2004 के बीच में अगर वो उसका जन्म हुआ है इंडिया में तो उसके दोनों माता पिता में से किसी एक का जो है उसके जन्म के टाइम में वो इंडियन सिटीजनशिप का जो है दर्जा उनके पास होना चाहिए। तीसरा, अगर 3 दिसंबर 2004 के बाद हुआ हो तो या तो दोनों माता पिता इंडियन सिटीजन हो उनके बर्थ के टाइम में, या फिर अगर उनमें से एक जो है इंडियन सिटीजन हो, अगला जो है इलीगल माइग्रेंट्स नहीं होना चाहिए और एनिमी एलियन कंट्री से बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो ये जो है बाय बर्थ का एक समराइज वे में हो गया। अब आगे आते हैं बाय डिसेंट, ठीक है, कि बाय डिसेंट जो है उसको जो है हम कैसे देखते हैं कि इंडियन सिटीजनशिप को जो है बाय डिसेंट हम देखते हैं। ए पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया, एक पर्सन जो है जिसका जन्म जो है आउटसाइड इंडिया हुआ है ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950, मतलब 26 जनवरी 1950 के दिन या उसके बाद जो है आउटसाइड इंडिया उसका जन्म हुआ, बट बिफोर 10 दिसंबर 1992 इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिसेंट इफ हिज और हर फादर वाज सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज और हर बर्थ। अगर इसमें डेट याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992 के बीच में अगर जन्म हुआ है तो उस व्यक्ति का जन्म यदि बाहर हुआ है तो उसके जो पिता जो है, उसके जो है पिता मतलब फादर का, इसमें पेरेंट्स का कहीं पे जिक्र नहीं है, पेरेंट्स में माता पिता दोनों, तो इसमें क्या है फादर जो है उसके बर्थ के टाइम में भारतीय नागरिक का होना ज़रूरी है। तो ये हो गया। दूसरा है कि अगर उसका जन्म जो है 10 दिसंबर 1992 के बाद होता है, मतलब कि 10 दिसंबर 1992 से लेके 3 दिसंबर 2004 के बीच में होता है, उस केस में अगर व्यक्ति का जन्म जो है अगर आउटसाइड इंडिया हुआ है, आउटसाइड इंडिया हुआ है तो उसे जो है इंडियन सिटीजन माना जाएगा यदि उसके माता पिता में से कोई भी, मतलब उसके ईदर ऑफ द पेरेंट जो है वो उसके बर्थ के टाइम में इंडियन सिटीजन्स होने चाहिए। तीसरा है कि उसका जन्म जो है 3 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है। अगर 2004 के बाद उसका जन्म जो है पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया शैल नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिसेंट। तो अगर उसका जन्म जो है 3 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है तो बाय डिसेंट जो है वो इंडियन सिटीजन नहीं हो सकता है अनलेस हिज और हर बर्थ इज रजिस्टर्ड एट एन इंडियन कंसुलेट विद इन 1 ईयर ऑफ द डेट ऑफ बर्थ। कि अगर उसका जन्म बाहर में हुआ है तो पहले तो है 3 दिसंबर 2004 के बाद हुआ तो उसे जो है पहले जो 2 कंडीशन है उसके तहत तो उसे सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। उसे क्या है कि उसके बर्थ के 1 साल के अंतर्गत जो है इंडिया का जो कंसुलेट ऑफिस है उस कंट्री में
वहाँ पे उसे रजिस्ट्रेशन के तहत जो है मतलब दूतावास में जो है रजिस्टर करना पड़ेगा विदिन 1 ईयर और विद द परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द सेट। अगर डेट एक्सपायर हो गया मतलब 1 साल से ज़्यादा हो गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन से वो वहाँ पे अप्लाई कर सकता है दूतावास में। और वो जो अप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ ऑफ माइनर चाइल्ड टू एन इंडियन कंसुलेट accompanied by an undertaking in writing from the parents of such minor child that he or she does not hold passport of another country। जब वो एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन माइनर चाइल्ड का कर रहे हैं तो इंडियन कंसुलेट में या उनके फादर को राइटिंग में देना पड़ेगा कि उसके जो माइनर चाइल्ड है जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं इंडियन सिटीजन के लिए, उसका जो है किसी दूसरे कंट्री के साथ जो है पासपोर्ट, उसका दूसरे कंट्री का पासपोर्ट उसके नहीं होना चाहिए, तभी वह भारतीय नागरिक हो सकता है। फर्दर ए माइनर हुई सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्चू ऑफ डिसेंट। अगर जो है डिसेंट के तहत जो है अगर कोई भी माइनर भारत का नागरिक बना है एंड ऑल्सो सिटीजन ऑफ एनी अदर कंट्री शैल सीज टू बी द सिटीजन, और जो है किसी दूसरे कंट्री का भी सिटीजन हुआ है तो उसे जो है इंडियन सिटीजनशिप उसकी ख़त्म कर दी जाएगी। इफ़ ही और सी डज नॉट रिनाउंस द सिटीजनशिप और नेशनलिटी ऑफ अनदर कंट्री विदिन 6 मंथ ऑफ हिज और फुल अटेनिंग ऑफ फुल एज कितना होता है वो 18 ईयर्स, 18 साल अटेन करने के 6 महीने के अंतर्गत अगर दूसरे सिटी जिस इंडिया के अलावा उन्होंने जिस देश का नागरिकता ले रखा है अगर 6 महीने के अंतर्गत उसने नहीं छोड़ा तो इंडियन सिटीजनशिप उसके ख़त्म कर दी जाएगी। तो डिसेंट में आप अगर इसको हम समराइज वे में देखें तो इसमें क्या क्या आ गया, इसमें 2-3 आपको डेट याद रखना पड़ेगा। एक तो आपका डेट है 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992, इसके बीच में अगर उसका जन्म आउटसाइड इंडिया हुआ है तो अगर उसके मतलब फादर जो है वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए तो वो भारतीय नागरिक माना जाएगा। ये तो पहला हो गया। दूसरा हो गया 10 दिसंबर 1992 से लेके 3 दिसंबर 2004 के बीच में अगर उसका जन्म बाहर हुआ है तो ईदर ऑफ द पेरेंट्स वो इंडियंस होना चाहिए। ठीक है। अगर हम आगे बात करें कि तीसरा कंडीशन कि अगर 3 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है तो उसे जो है इस केस में जो है उसके पेरेंट के इंडियन नेशनलिटी के बेस पे सिटीजनशिप के बेस पे उसे जो है भारत की नागरिकता नहीं मिलेगा। उसे जो है वहाँ के जो दूतावास है वहाँ पे जो है उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन के थ्रू जो है अगर एक्सपायर 1 साल के अंतर्गत जो है रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर वो 1 साल के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो गवर्नमेंट के अप्रूवल से वो फर्दर डेट एक्सटेंड करके रजिस्ट्रेशन करके वो नागरिकता प्राप्त कर सकता है। अब है बाई रजिस्ट्रेशन। ठीक है, कि हम देखते हैं कि इंडियन सिटीजनशिप बाई रजिस्ट्रेशन के बारे में देखते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड एज अ सिटीजन्स ऑफ इंडिया एनी पर्सन नॉट बीइंग अ इलीगल माइग्रेंट इफ़ ही और सी बिलोंग्स टू एनी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी नेमली। इसके बारे में बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है रजिस्टर कर सकता है किसी भी आदमी का जो है सिटीजन ऑफ इंडिया के बारे में। उसके लिए क्या है कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो है भारत में जो है 7 साल से मतलब रजिस्ट्रेशन करने के 7 साल पहले से जो है ऑर्डिनरी रेसिडेंट रह रहा है। तो एक कंडीशन ये है कि आपको 7 साल जो है यहाँ पे ऑर्डिनरी रेसिडेंट के तौर पे रहना पड़ेगा। मतलब कि आप जब रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसके ठीक 7 साल पहले से लगातार जो है इंडिया का रेसिडेंट के तौर पे आप रह रहे हैं। दूसरा, ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया। मतलब एक आदमी जो इंडियन ओरिजिन का है जो कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट रह रहा है किसी भी कंट्री में या ऐसे प्लेस में जो कि अनडिवाइडेड इंडिया का पार्ट रहा हो। तीसरा है ए पर्सन हु इज़ मैरिड टू इंडियन सिटीजन ऑफ इंडिया। एक आदमी जो है इंडियन सिटीजन से शादी कर लेता है
and is ordinary resident in India for 7 years before making an application for registration। अगर वो किसी इंडियन से उसकी शादी हो जाती है तो वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन से वो कंडीशन है कि उसके 7 साल पहले से जो है ऑर्डिनरी रेसिडेंट होना चाहिए। उसके बाद माइनर चाइल्ड ऑफ पर्सन हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया, जो है अगर कोई भी सिटीजन है इंडिया का, उसके जो माइनर चाइल्ड होंगे उसे जो है रजिस्ट्रेशन के तहत जो है यहाँ पे सिटीजनशिप मिल जाएंगे। ए पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी, मतलब 18 ईयर्स का हो तो उसके पेरेंट्स आर रजिस्टर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया, जिसके पेरेंट जो है और जो है इंडियन सिटीजन्स के लिए पंजीकृत कर चुके हैं। ए पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हु और ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स वाज अर्लियर सिटीजन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया and is ordinary resident in India for 12 months immediately before making an application for registration। एक पर्सन जो है अपनी पूर्ण आयु और क्षमता अगर प्राप्त कर लिया हो, ठीक है, उसके बाद जो है अपनी पूरी आयु प्राप्त कर लिया हो, क्षमता प्राप्त कर लिया हो, उसके बाद जो है ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स, पहले जो इंडियन का इंडिपेंडेंट इंडिया का वो सिटीजन थे और जो है रजिस्ट्रेशन के जो है 12 महीने पहले से जो है ऑर्डिनरी रेसिडेंट के तौर पे जो है वो रह रहे थे। अगला है ए पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हु हैज़ बीन रजिस्टर्ड एज एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर फॉर 5 ईयर एंड हु इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 12 मंथ। एक है इसमें कंडीशन कि कोई भी आदमी या तो उसके OCI का कार्ड होल्डर हो 5 साल के लिए, मतलब जो जिसने आवेदन किया हो वो 5 साल से उसके पास OCI मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड हो और आवेदन से ठीक पहले जो है 12 महीने तक भारत में वो रह रहा हो, निवास कर रहा हो, तो इस केस में जो है थ्रू रजिस्ट्रेशन उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल सकता है। ए पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी द इंडियन ओरिजिन इफ ही और सी और ईदर ऑफ हर पेरेंट्स वाज बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया और इन सच अदर कंट्री व्हिच बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर 15 अगस्त 1947। जैसे कि मान लें कोई भी पर्सन जो है इंडियन ओरिजिन का माना जाएगा यदि वह या उसके माता पिता जिसका जन्म जो है अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ और वो टेरिटरी जो है 15 अगस्त 1947 के बाद जो है इंडिया का पार्ट बन गया हो। सारे कैटेगरी जो है ऊपर में जितने भी दिए कंडीशन उस सब के बाद जो है उसे ओथ ऑफ एलिजियंस जो है उसे लेना पड़ेगा, ठीक है, ओथ लेना पड़ेगा मतलब शपथ लेना पड़ेगा। अगला है बाय नेचुरलाइजेशन। बाय नेचुरलाइजेशन क्या है? द सेंट्रल गवर्नमेंट जो है मे ग्रांट अ सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन टू एनी पर्सन, अगर उसके पास ये सारे कंडीशन हो। तो कौन कौन से कंडीशन हो? तो ही सी इज नॉट सब्जेक्ट और सिटीजन ऑफ एनी कंट्री वेयर सिटीजन ऑफ इंडिया आर प्रिवेंटेड फ्रॉम बिकमिंग सब्जेक्ट और सिटीजन। वह जो है ऐसे कंट्री का जो है सिटीजन नहीं होना चाहिए जहाँ पे इंडिया का जो है इंडियन लोगों को जो है बाय नेचुरलाइजेशन जो है वहाँ पे रोक लगा हो। तो मतलब कि जैसे मान लेते हैं कोई भी इंडियन है उसका मान लेते हैं कि रसिया में रोक लगा हो, तो रसिया के जो लोग हैं वो यहाँ पे थ्रू नेचुरलाइजेशन उसको सिटीजनशिप नहीं मिल सकता है। ये एज ए एग्जांपल हम बताए हैं। दूसरा है इफ़ ही और सी सिटीजन ऑफ इंडिया और दे अंडरटेक टू रिनाउंस द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री इन द इवेंट ऑफ देयर एप्लीकेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप बीइंग एक्सेप्टेड। अगर वह इंडियन सिटीजन किसी कंट्री का वो सिटीजन हो और उसने जो है वहाँ का सिटीजनशिप को छोड़ दिया हो, उस केस में जो है उसका इंडियन सिटीजनशिप का जो है वो मतलब एक्सेप्ट किया जा सकता है। अगला है ही और सी हैज़ ईदर रिसाइडेड इन इंडिया और बीन इन सर्विस ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया और पार्टली द वन और पार्टली द अदर थ्रू आउट द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट। अगर वो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन डालता है तो उस एप्लीकेशन के 12 महीने पहले जो है वह इंडिया में रह रहा हो एज ए ऑर्डिनरी रेसिडेंट या फिर इंडियन गवर्नमेंट सर्विस में जो है वो काम कर रहा हो, तो उस केस में जो है उससे जो है थ्रू नेचुरलाइजेशन उसको मिल सकता है। और एक और है उसमें कि लास्ट जो है 14 सालों में, पिछले 14 सालों में जो है वो इंडिया में जो है लगभग 11 साल तक जो है वो रहा हो, ठीक है। ड्यूरिंग द 14
ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द सेट पीरियड ऑफ 12 मंथ, मतलब कि जो 12 महीने जो एक तो है कि 12 महीने जो एप्लीकेशन डालने का है उससे इमीडिएटली जो है उसको 12 महीने के पीरियड मतलब 1 साल के लिए उसे इंडिया में रिसाइड करना होगा। और उसके पहले जो है अगर 14 साल की बात करें तो उसमें से 11 साल जो है उसको इंडिया में रहा हो, तो उस केस में जो है वो उसको जो है इंडियन सिटीजनशिप मिल सकता है। आगे है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो है, ये जो ओवरऑल 11 ईयर है इसको जो है कम करके कर दिया गया है 5 ईयर्स। स्पेशली किसके लिए ये मतलब स्पेशली किया गया है 3 देश के लिए, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। वहाँ से कौन कौन से धर्म के से लोग जो बिलोंग कर रहे हैं, हिंदू हो, सिख हो, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए यह जो है वो 5 साल कर दिया गया। तो इसमें क्या है कि इसको या गुड करेक्टर हो, ये भी एक कंडीशन हो। तो इसको अगर हम समझते हैं कि ये क्या है एक समराइज वे में, एक तो है कि जो आप जो है ऐसे कंट्री से नहीं बिलोंग हो जहाँ पे इंडिया का रोक लगा हो। आप जो है जब अप्लाई करते हैं तो उस समय जो है जिस देश के आप नागरिक होते हैं वहाँ को आप नागरिकता छोड़ते हैं तो आप एक्सेप्ट हो जाता है। या अगर आप एप्लीकेशन डालते हैं तो एप्लीकेशन के 12 महीने पहले से आपको जो है इंडिया में रहना पड़ेगा और लास्ट 14 ईयर में आपको जो है मिनिमम 11 जो है मतलब कि मिनिमम 11 ईयर जो है आपको इंडिया में रहना पड़ेगा। ये तो कॉमन हो गया। और इसके लिए जो है 12 महीने के अलावा इसके बाद जो है 2019 में एक अमेंडमेंट किया गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। इसमें कहा गया ये जो 11 साल है इसको घटा के कर दिया गया 5 साल। 5 साल स्पेशली किसके लिए, तो जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और अफ़गानिस्तान से, ये 3 कंट्री से जो है जो भी माइनॉरिटी इंडिया में आते हैं, मुस्लिम को मुस्लिम नहीं मतलब हिंदू हो गए, आपको सिख हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, पारसी हो गए, जैन हो गए, क्रिश्चियन हो गए, ये सब को जो है 5 साल मिनिमम जो है इंडिया में रिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस केस में जो है इसको थ्रू नेचुरलाइजेशन जो है इंडियन सिटीजनशिप मिलते हैं। और इसके अलावा अगर कोई भी जो है हमारे जो 8 शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें 22 लैंग्वेज का जिक्र है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम में वो 14 था, बाद में अमेंडमेंट के थ्रू जो है उसमें और भी लैंग्वेज ऐड किए गए। फिलहाल जो है 22 लैंग्वेज जो है 8 शेड्यूल में है। तो उसके पास जो है कॉन्स्टिट्यूशन का जो 8 शेड्यूल है उसमें जो 22 लैंग्वेज है उसके जो बारे में जो है उसके नॉलेज होना चाहिए। अगला है द इवेंट ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ नेशनलाइजेशन बीइंग ग्रांटेड टू हिम और हर ही सी इंटेंस टू डिसाइड इन इंडिया और टू इंटर इनटू और कंटिन्यू इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो उसे जो है नेचुरलाइजेशन का सर्टिफिकेट जो है उसे मिल जाता है अगर वो इच्छा जाहिर करता है कि वो इंडिया में रहेगा, इंडिया में मतलब कि आगे जो है गवर्नमेंट की सर्विस जो है इंडिया में कंटिन्यू करेगा, तो जो है उसको मिल जाते हैं। हालांकि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वेव ऑल और एनी ऑफ द एबव कंडीशन, जितने भी ऊपर के कंडीशन हमने पढ़े उस सारे कंडीशन को गवर्नमेंट जो है माफ़ कर सकती है अगर वह जो जिसने अप्लाई किया है वो जो है साइंस, फिलोसफी, आर्ट, लिटरेचर, वर्ल्ड पीस और ह्यूमन प्रोग्रेस में जो है वो सर्विस दिया हो इंडिया में, उस केस में जो है उसे एग्जेम्पशन दिया जाएगा, मतलब छूट दिया जाएगा। एवरी नेचुरलाइज सिटीजन को जो है ओथ ऑफ एलिजियंस जो है कॉन्स्टिट्यूशन का लेना पड़ेगा, मतलब शपथ लेना पड़ेगा। अगला है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, जैसे कि कोई भी फॉरेन टेरिटरी अगर इंडिया का पार्ट होता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये स्पेसिफाई करता है कि जो भी लोग जो भी पीपुल लोग उस टेरिटरी में रह रहे हैं वो इंडियन सिटीजन्स कहलाएंगे। तो ये है एक इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी के बारे में। वो डेट मेंशन होगा, जिस डेट से नोटिफाइड डेट होगा उसी डेट से वो इंडियन का सिटीजन माना जाएगा। आगे कुछ स्पेशल प्रोविज़न है असम अकॉर्ड के तो जो है हुआ था उसके रिलेटेड। तो बताया गया कि ऑल पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु केम टू असम बिफोर
1st January 1966 from Bangladesh and who have been ordinary resident in Assam since the date of their entry into Assam shall be deemed to citizen of India from। कहा गया है कि कोई भी जो है इंडियन ओरिजिन के लोग जो कि बांग्लादेश से 1 जनवरी 1966 के पहले आए हैं तो और वहाँ पे जो है ऑर्डिनरी रेसिडेंट की तरह जो है असम में रह रहे हैं तो 1 जनवरी 1966 से है वो इंडियन का सिटीजन नागरिक माना जाएगा। अगर 1 जनवरी 1966 के बाद आया है और 25 जनवरी मार्च 1971 के पहले बांग्लादेश से आया तो और असम में जो है ऑर्डिनरी रेसिडेंट के तौर पे रह रहा है तो सिंस द डेट ऑफ हिज एंट्री टू असम हु हैज़ बीन डिटेक्टेड टू फॉरेन, तो जिस दिन से वो फॉरेन डिटेक्ट हुआ है ये फॉरेनर है मतलब विदेशी है, उस दिन से जो है वो अपने आप को पहले तो रजिस्टर करेगा, ठीक है, सिटीजनशिप के लिए। और जब उसके सारे जो है ये रजिस्ट्रेशन के बाद जो है वो सारे जो पर्पस उसके जो है वो अगर फुलफ़िल कर देते हैं, जो सारे कंडीशन है उसको फुलफ़िल कर देते हैं तो डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेक्शन, जब से जो है उसे फॉरेन का डिटेक्शन किया गया उससे जो है 10 साल के पीरियड में अगर वो इंडियन रेसिडेंट के तौर पे रह रहा है तो उसको जो है उसी दिन से जो है इंडिया का सिटीजनशिप माना जाएगा जिस दिन से उसे फॉरेन डिटेक्ट किया गया है, ठीक है। इसको जो है ही शैल हैव सेम राइट एंड ऑब्लिगेशन एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एक्सेप्टिंग द वोटिंग। उस दौरान जो है जैसे कि मान लेते हैं ये इसको एक बार और समझते हैं, ठीक है, बेटर वे में, कि अगर कोई भी आदमी इंडियन ओरिजिन का है जो कि असम में आया है 1 जनवरी 1966 के बाद और 25 मार्च 1971 के बाद, कहाँ से, तो बांग्लादेश से, और हु हैज़ बीन ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन असम, और वो जो है असम में ऑर्डिनरी रेसिडेंट के तौर पे रह रहा है सिंस द डेट ऑफ हिज और एंट्री टू असम एंड हु हैज़ बीन डिटेक्टेड टू बी फॉरेनर शैल रजिस्टर हिमसेल्फ, और वो जो है वहाँ पे रेसिडेंट के तौर पे रह रहा है और वो जो है असम में उसे जो है एज ए फॉरेनर डिटेक्ट किया गया है तो वो अपने आप को रजिस्टर करेगा, ठीक है। तो रजिस्टर्ड पर्सन जो है उसको सिटीजन ऑफ इंडिया माना जाएगा सभी पर्पस के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेक्शन, जो है जब वो जो डिटेक्शन से जो है 10 साल का जो पीरियड का एक्सपायर होगा उसके बाद से जो है उसे इंडिया का सिटीजनशिप माना जाएगा रजिस्टर्ड पर्सन को। बट इन द इंटरवेनिंग पीरियड, वो जो 10 साल का बीच का जो पीरियड है उसमें वो सभी राइट्स उसको इंजॉय करेगा एज जैसे कि सिटीजन ऑफ इंडिया इंजॉय करते हैं, बट उसको जो है वोटिंग राइट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। जो समझ गए होंगे। अब है स्पेशल प्रोविज़न टू सिटीजन्स ऑफ पर्सन माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान बांग्लादेश। एक अमेंडमेंट आया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जिसमें एक स्पेशल प्रोविज़न ऐड किया गया कि हम कोई भी माइग्रेंट अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से हो जो कि किस कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा हो, हिंदू, सिख, पारसी, बुद्धिस्ट, जैन, क्रिश्चियन से बिलोंग कर रहा है, तो अगर वो जो है इंडिया में इंटर किया है 31 दिसंबर 2014 से पहले तो जो है उसे कोई भी एडवर्स पेनल कॉन्सिक्वेंस जो है उसे नहीं दिया जाएगा। जो भी फॉरेनर्स एक्ट है और पासपोर्ट एक्ट है उसके तहत उस केस में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन उसको ग्रांट कर सकता है अगर वह आदमी जो है कुछ स्पेसिफाई कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा हो रजिस्ट्रेशन के लिए या नेचुरलाइजेशन के लिए। उस पर्सन को जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन दिया जाएगा वो इंडिया का सिटीजनशिप माना जाएगा जिस डेट से वो इंडिया में एंट्री किया है, ठीक है। एनी प्रोसीडिंग पेंडिंग अगेंस्ट सच पर्सन irrespective of illegal migrants or citizenship shall stand awaited on the conferment of citizenship to him। उस अगर कोई भी प्रोसीडिंग जो है पेंडिंग है उसके इलीगल इमिग्रेशन से रिलेटेड तो उसके जो है सिटीजनशिप जो उसको दिया जाएगा उस पर रोक लगा दिया जाएगा। दीज प्रोविजंस आर नॉट अप्लीकेबल टू ट्राइबल एरिया। यह जो प्रोविज़न है ये ट्राइबल एरिया आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में नहीं है क्योंकि यह 6th शेड्यूल में है। जैसे 5th शेड्यूल में है सारे जो ट्राइबल एरिया से रिलेटेड है, 6th शेड्यूल में है आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा इसके रिलेटेड जो है डिस्कस किया गया है। उसके बाद है कि बिफोर द इनैक्टमेंट
ऑफ द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, माइग्रेंट्स बिलोंगिंग टू हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, कहाँ से, तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, हु इंटर इनटू इंडिया without valid passport and other travel document, or if the validity of their passport and other document had expired were regarded, जब उसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं हो और उसके जो पासपोर्ट है वो एक्सपायर हो चुके हैं तो उसको इलीगल माइग्रेंट्स माना जाएगा और उसे जो है इंडियन सिटीजनशिप में अप्लाई करने का ये वो एलिजिबल नहीं होगा। अब लॉस ऑफ सिटीजनशिप के बारे में देखते हैं कि इंडियन सिटीजनशिप को लॉस कैसे करते हैं। तो बाय रिनंसिएशन, जैसे कि अगर आप अपने फुल एज और कैपेसिटी में है डिक्लेयर करते हैं कि आप जो इंडियन सिटीजनशिप को रिनाउंस कर रहे हैं मतलब छोड़ रहे हैं तो जो है आपका इंडियन सिटीजनशिप लॉस हो सकता है। लेकिन अगर ये डिक्लेरेशन जब आप वार की कंडीशन है, किसी कंट्री के साथ वार का कंडीशन है, सिचुएशन है, तो उस केस में जो है गवर्नमेंट जो है आपके इस जो है एप्लीकेशन है उसको विथहोल्ड कर सकता है। ठीक है। फर्दर व्हेन अ पर्सन रिनाउंस हिज और हर इंडियन सिटीजनशिप, उसके जो माइनर चाइल्ड है उसके भी जो है सिटीजनशिप ख़त्म हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे। बट अगर वो बच्चा अपना 18 साल की उम्र जो है अगर वो अटेन करता है तो 1 साल के अंतर्गत जो है वो दोबारा से इंडिया का सिटीजनशिप रिज्यूम कर सकता है। दूसरा टर्मिनेशन, अगर कोई भी इंडियन सिटीजनशिप वॉलंटरी जो है किसी दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप एक्वायर कर लेता है तो ऑटोमेटिक जो है इंडिया का सिटीजनशिप उसके ख़त्म हो जाते हैं। हालांकि ये डज नॉट अप्लाई ड्यूरिंग द वार, अगर ये कंडीशन जो है वो वार के कंडीशन जब सिचुएशन हो उसमें यह अप्लाई नहीं होता है। बाय डेप्रीवेशन, इट इज़ कंपल्सरी टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कंपल्सरी टर्मिनेट किया जाता है अगर वो जो है उसने सिटीजनशिप जो रजिस्टर किया है फ्रॉड हो उसमें, या फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन को डिसलॉयल्टी मतलब दिखाए, अनलॉफुली ट्रेडेड एंड कम्युनिकेटेड विथ एनिमी ड्यूरिंग, वार के समय जो है एनिमी कंट्री के साथ वो अनलॉफुली जो है ट्रेड कर रहा हो या कम्युनिकेट कर रहा हो। सिटीजन हैज़ विद इन 5 years आफ्टर रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन, जो है भी उसको थ्रू रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन के 5 साल के अंतर्गत अगर किसी भी देश में उसको 2 साल से ज़्यादा की जो है जेल हो तो उस केस में उसको इंडिया का सिटीजनशिप बाय डेप्रीवेशन मतलब कि कंपल्सरी टर्मिनेट कर दिया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। हैज़ बीन ऑर्डिनरी रेसिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर 7 years, अगर कोई भी मतलब सिटीजन जो कि लगातार 7 साल तक आउटसाइड इंडिया रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो है थ्रू डेप्रीवेशन उसके सिटीजनशिप ख़त्म कर दिए जाएंगे। आगे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, OCI के बारे में देखते हैं कि सितंबर 2000 में एक कमेटी बनी थी, चेयरमैन मतलब कि बनाया गया था, उसके चेयरमैन थे LM सिंघवी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने एक हाई लेवल कमेटी बनाया था इंडियन डायस्पोरा पे, चेयरमैन थे LM सिंघवी। उन्होंने एक कमेटी ने मैंडेट किया था कि टू कंडक्ट अ कम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ द ग्लोबल इंडियन डायस्पोरा एंड टू रिकमेंड मेजर्स फॉर कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप विद देम। तो उस कमेटी ने ग्लोबल इंडिया का जो डायस्पोरा है ग्लोबल लेवल पे कम्प्रिहेंसिव स्टडी जो है कंडक्ट किया था और रिकमेंड किया था कुछ कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप, मतलब कि कुछ पॉजिटिव वे में जो है जो रिलेशनशिप है उसको जो है मेजर करने के लिए वो रिकमेंड किया था। ये कमेटी ने जब अपनी रिपोर्ट 2002 में सबमिट किया तो उस रिपोर्ट में रिकमेंडेशन था कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 को अमेंड किया जाए एंड प्रोवाइड फॉर द ग्रांट ऑफ डुअल सिटीजनशिप टू द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बिलोंगिंग टू सर्टेन स्पेसिफाइड कंट्री। उसमें बताया कि कोई भी पर्सन इंडियन ओरिजिन का है अगर किसी स्पेसिफाइड कंट्री से बिलोंग कर रहा है तो उसे जो है डुअल सिटीजनशिप दिया जाए, पर इंडिया में तो डुअल सिटीजनशिप का प्रोविज़न नहीं है। इसलिए अकॉर्डिंग टू सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 एक प्रोविज़न बनाया गया एक्विजिशन ऑफ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया बाय पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन ऑफ 16 स्पेसिफाइड कंट्री, पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ के 16 कंट्रीज जिसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान नहीं है, उसके लिए 2003 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट किया गया जिसमें प्रोविज़न रखा गया कि जो भी पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन है वो एक्वायर कर सकते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है। अब इसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या है, तो उसका जो है पर्सन जो है अपने जो है फुल एज और कैपेसिटी में दूसरे कंट्री का सिटीजन हो, बट वह सिटीजन ऑफ, जब इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था मतलब घोषणा हुआ था उस टाइम वो इंडिया का सिटीजन हो। दूसरा है कि सिटीजन ऑफ दूसरे कंट्री का सिटीजन हो एंड वाज एलिजिबल टू, और जब भारत का संविधान घोषित हुआ था उस वक्त उसके पास एलिजिबिलिटी हो
कि वह भारत का नागरिक बन सकता है। तीसरा है हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया अनदर कंट्री, वो दूसरे कंट्री का सिटीजन हो बट बिलोंग टू ए टेरिटरी दैट बिकम पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर, लेकिन वो ऐसे टेरिटरी का पार्ट से बिलोंग कर रहा हो जो कि 15 अगस्त 1947 के बाद इंडिया ने उस टेरिटरी को एक्वायर कर लिया हो। चौथा है हु इज अ चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड ऑफ और ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड ऑफ सच सिटीजन और ए पर्सन हु इज माइनर चाइल्ड ऑफ ए पर्सन मेंशन इन द above, और ए पर्सन हु इज अ माइनर चाइल्ड एंड हुज बोथ पेरेंट्स आर सिटीजन ऑफ इंडिया और एनी अदर पेरेंट्स आर सिटीजन। मतलब उसके जो चाइल्ड है, मतलब कि या तो वो चाइल्ड है, ग्रैंड चाइल्ड है, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड है वो उस मतलब कि सिटीजन के, या ए पर्सन जो कि माइनर चाइल्ड है वो उस सिटीजन के, या एक पर्सन जो कि माइनर चाइल्ड है जिसके दोनों पेरेंट जो है इंडिया का सिटीजन है, या दोनों में से जो है कोई एक पेरेंट जो है वो इंडिया का सिटीजन है। स्पाउस ऑफ फॉरेन ओरिजिन ऑफ इंडियन सिटीजन, मतलब कि फॉरेन ओरिजिन का स्पाउस मतलब इंडियन सिटीजन हो, उसका जो स्पाउस हो फॉरेन ओरिजिन का हो। स्पाउस ऑफ फॉरेन ओरिजिन ऑफ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर एंड हुज मैरिज हैज बीन रजिस्टर्ड एंड सबसिस्टेड फॉर कंटिन्यूस पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ एप्लीकेशन। अगर जैसे वो एप्लीकेशन डालता है तो उसके इमीडिएटली 2 साल से पहले जो है वो लगातार जो है उसकी शादी जो है जो रजिस्टर्ड हुआ है उसकी शादी कंटिन्यू हो रहा है, तो उस केस में जो स्पाउस है फॉरेन ओरिजिन का वह उसको जो है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो है का जो है कार्ड उसको प्रोवाइड मतलब कि किया जा सकता है। बट अ पर्सन हु और ईदर ऑफ हुज पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स इज और हैड बीन अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान बांग्लादेश, अगर वो पाकिस्तान बांग्लादेश से है तो उसके लिए यह एलिजिबिलिटी नहीं है OCI के लिए कार्ड होल्डर के। फिर है कन्फर्मेंट ऑफ राइट्स ऑन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, मतलब एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर शैल बी इंटाइटल टू सच राइट एज सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेशल, मतलब कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर कुछ राइट्स जो है उसको मिल सकते हैं जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको स्पेसिफाई करेंगे। इसको जो है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो है उसको क्या क्या राइट्स नहीं मिलेंगे, जैसे कि आर्टिकल 16 उसको नहीं होंगे जिसमें पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटी का जो है राइट है। उसके बाद प्रेसिडेंट के इलेक्शन वो लिए एलिजिबल नहीं है 58 की तरफ, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं है, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, हाई कोर्ट के जज के लिए वो एलिजिबल नहीं है, रजिस्ट्रेशन एज ए वोटर का इंटाइटलमेंट उसको नहीं है, नॉट एलिजिबल मतलब लोकसभा राज्यसभा के मेंबर के लिए एलिजिबल नहीं है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी मेंबर के लिए वो एलिजिबल नहीं है। ही शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट, पब्लिक सर्विस में अपॉइंटमेंट के लिए वो एलिजिबल नहीं है, नॉट इन पोस्ट इन कनेक्शन विथ अफेयर ऑफ द यूनियन, मतलब कि वो जो है किसी भी पब्लिक सर्विस या पोस्ट जो कि यूनियन अफेयर से रिलेटेड या किसी स्टेट से रिलेटेड है उसमें जो है वो एलिजिबल नहीं है। रिनंसिएशन ऑफ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड, तो कोई भी आदमी जो है डिक्लेरेशन करके जो है वो अपना जो है OCI का जो कार्ड हो OCI का जो कार्ड होल्डर है वो अपना रिनाउंस कर सकता है। दूसरा है पर्सन सीजेज टू बी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर द स्पाउस ऑफ फॉरेन ओरिजिन, अगर कोई भी आदमी अपना OCI इंडियन कार्ड होल्डर जो है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर अगर वो छोड़ता है मतलब ख़त्म करता है तो जो भी फॉरेन ओरिजिन जो है उसके स्पाउस और उसके माइनर चाइल्ड दोनों के जो है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर जो है ख़त्म हो जाएंगे। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर रजिस्ट्रेशन कैसे कैंसिल होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को उसके बारे में देखते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कैंसिल कर सकता है पर्सन को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के रजिस्ट्रेशन के कैंसिल कर सकता है। किस केस में, अगर उन्होंने पाया कि कोई फ्रॉड है, कोई फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, कोई फैक्ट जो है वो छुपाया गया है उस केस में। दूसरा वो कॉन्स्टिट्यूशन से के प्रति जो है डिसअफेक्शन शो कर रहा हो, ड्यूरिंग वार मतलब कि युद्ध के दरमियान जो है वो फॉरेन कंट्री के साथ जो है अनलॉफुली ट्रेड कर रहा हो या कम्युनिकेट कर रहा हो, या विद इन 5 years ऑफ हिज रजिस्ट्रेशन के 5 साल के बाद जो है रजिस्ट्रेशन के बाद 5 साल के अंतर्गत जो है उसे जो है किसी दूसरे कंट्री में है मिनिमम जो है 2 साल का जो है उसे अगर इम्प्रिजनमेंट या जेल हुआ हो तो उस केस में। अगला है वायलेटेड द प्रोविजन ऑफ, जो भी 1955 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है
उसके जो भी प्रोविज़न है या फिर कोई भी प्रोविज़न जो ऑफ एनी अदर लॉ जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्पेसिफाई किया गया है, बताया गया है, उसको वायलेट कर रहा हो तो उस केस में जो है ये ऐड किया गया था बाद में, पहले नहीं था। इसको जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में इसको ऐड किया गया है कि अगर आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सिटीजनशिप एक्ट 1955 को वायलेट कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो लॉ स्पेसिफाई मतलब बताया गया है उसके प्रोविज़न को वायलेट कर रहे हैं तो इसको OCI का जो कार्ड होल्डर है वो आपका ख़त्म कर दिया जाएगा। इट इज़ नेसेसरी टू डू इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवेरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। यह ज़रूरी है कि इंडिया का सोवेरेनिटी और इंटीग्रिटी के लिए आपको मतलब करना पड़ेगा, मतलब कि इंडिया का सोवेरेनिटी और इंटीग्रिटी का ख्याल रखना पड़ेगा। सिक्योरिटी ऑफ इंडिया का भी ख्याल रखना पड़ेगा। ये सब इंडिया का जो फ्रेंडली रिलेशन है फॉरेन कंट्री के साथ उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद है कि द मैरिज ऑफ एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन कार्ड होल्डर हैज़ बीन डिजॉल्व बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ, कि कोई भी शादी जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन कार्ड होल्डर का है उसको जो है कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ द्वारा डिजॉल्व कर दिया जा सकता है। एंड हैज़ नॉट बीन डिजॉल्व बट ही और सी सोलेमनाइड मैरिज विथ एनी अदर, अगर वो जो है इसको डिजॉल्व नहीं किया जाता है क्योंकि ही और सी है सोलेमनाइड मैरिज को जो है सोलेमनाइड कर दिया है अदर दूसरे मतलब कि लोगों के साथ। इसमें है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको, क्योंकि जो भी एक्सेप्शन वाले रूल होते हैं ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बिफोर द कैंसिलेशन ऑफ हिज और रजिस्ट्रेशन ऑफ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ही विल बी गिवन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, मतलब उसके एक प्रॉपर मौका दिया जाता है उसकी बात सुनने के लिए, ठीक है। इसे भी जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत इसे ऐड किया गया है। तो ये हो गया आपका सिटीजनशिप के बारे में, ठीक है। तो ये थोड़ा लंबा है क्योंकि इसमें बहुत सारे मतलब कि माइन्यूट डिटेल है, डेट है, कैसे कैसे कंडीशन है, तो जो है सारी चीज़ को हमने आसान भाषा में देखा है। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, आपको अच्छे तरीके से आप अंडरस्टैंड भी किए हों। अगर ठीक है तो चैनल को ये सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल जो है रेस टू परीक्षा को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।